वैदेही को टैक्सी मिलने की थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन 15 मिनट बाद एक टैक्सी रुक गई थी। वो जल्दी से उसमें बैठी और फैशन मॉल पहुंच गई। उसने देखा सब लोग पहले ही वहां पर खड़े थे। सब लोग साड़ियों की दुकान में बैठे हुए थे। दुकानदार ने उनके सामने साड़ियों का ढेर लगा दिया था। सारी लेडीज अपने लिए साड़ियां ले रही थी, तो सारे जेंट्स खुद के लिए कपड़े ले रहे थे। वैदेही अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी। तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजती है। वो देखती है तो वो शिवम का कॉल था। उसने उसे जैसे ही आंसर किया, रिसीवर की दूसरी ओर से शिवम ने कहा, वैदेही क्या कर रही हो यार? मैंने तुम्हें मेरी मदद के लिए बुलाया है और तुम हो कि साड़ियों में जाकर बस गई हो। शिवम, आप मुझे शॉपिंग के लिए लेकर आए हैं, वही तो कर रही हूँ। अब और कौन सा काम है? वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम उससे क्या कहना चाहता है। शिवम ने कहा, मेरी सगाई है यार, और मुझे अनिका को एक खूबसूरत गिफ्ट देना है। मतलब समझ रही हो तुम? मुझे उसे सरप्राइज देना है, तो तुम उसे बिना बताए तीसरे फ्लोर पर आ जाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए। वैदेही ने शिवम के आगे हार मानते हुए कहा, ठीक है, आ रही हूँ। वैदेही ने कॉल काट दी और खुद में ही बड़बड़ाई, अजीब मुसीबत है। शिवम की बात मानो तो अनिका नाराज हो जाती है, और अनिका की बात सुनो तो शिवम को समझाना भारी पड़ जाता है। वैदेही ने बाथरूम का बहाना कर तीसरे फ्लोर पर पहुंची। वहां शिवम पहले से ही खड़ा था। वैदेही जैसे ही उसके पास पहुंची, शिवम ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक शॉप में ले गया। वो शॉप एक ज्वेलरी शॉप थी। वैदेही, मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। मैंने कुछ नेकलेस देखे हैं, उनमें से तुम एक चूज करने में मदद करो। वैदेही एक के बाद एक नेकलेस देखने लगी, लेकिन उनमें से उसे एक भी पसंद नहीं आया। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक नेकलेस पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसने वहीं पर खड़े एक आदमी को इशारा करते हुए वो नेकलेस मांगा। ये देखो, ये कितना खूबसूरत है। तुम्हें अनिका को गिफ्ट करना, उसे अच्छा दिखेगा। और बेस्ट पार्ट में है कि ये उसके ड्रेस के साथ मैचिंग भी होगा। शिवम, वो नेकलेस देख, बहुत खुश हुआ। ये हुई ना बात, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती है। वैसे तुम भी कुछ लेना हो तो ले सकती हो, इसका बिल मैं दूंगा। वैदेही हंस पड़ी। अब तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? इस तरह से छुप कर आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। शिवम ने वैदेही को वहीं छोड़ उस नेकलेस का बिल बनवाने के लिए चला गया। वैदेही भी वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक और नेकलेस पर गई, जो दिखने में बहुत ही सिंपल था, लेकिन उतना ही खूबसूरत भी था। उसे करीब से देखने की इच्छा से उसने वो मांगा। वो उसके हाथ में आते ही जैसे उसे कुछ याद आ गया। 5 साल पहले वैदेही अपनी क्लास में थी और लेक्चरर का आने का इंतजार कर रही थी। तभी दो जोड़ी पैर क्लासरूम के अंदर एंटर हुए। वो जैसे ही अंदर आए, वहां पर बैठी सारी लड़कियों की नज़र उस पर चली गई, और सबके साथ वैदेही भी उसकी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। विहान धीरे से चलते हुए आगे बढ़ा। उसकी नज़र सिर्फ वैदेही पर ही थी। विहान को आता देख वैदेही ने नजर चुराते हुए अपना चेहरा नीचे किताब में छुपा लिया। विहान उसके ठीक बाजू की बेंच पर बैठ गया। उसने वैदेही को देखते हुए बात करने की पहल की। हाय, मेरा नाम विहान है, और तुम्हारा? वैदेही ने अपना नाम बताने के लिए अपने होठों को हिलाया ही था कि तभी एक प्रोफेसर क्लासरूम के अंदर आ गए, और वैदेही वहीं रुक गई। विहान को भी ना चाहते हुए वो लेक्चर अटेंड करना पड़ा। लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, वैदेही जाने के लिए अपनी जगह से तुरंत उठ गई। वैदेही को अपनी जगह छोड़ता देख विहान भी अपनी जगह से उठ गया। वैदेही वहां से जाने ही वाली थी कि उसके पीछे खड़ी लड़की की वजह से उसे बहुत जोर का धक्का लगा, और वो सीधे बिहान की बाहों में जा गिरी। वैदेही ने अपनी नजरें धीरे से उठाई और बिहान को देखा। दोनों की दिल की धड़कन एक जैसी ही थी। वैदेही ने बिहान से अलग होकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खिंचता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा उसके गले की चैन और बिहान के गले की चैन एक दूसरे में फंस गई थी। वो पहली बार हुआ होगा जब वो किसी लड़के के इतने करीब थी। उसकी दिल की धड़कन तो बढ़ी हुई थी, और साथ में उसके हाथ पांव भी कांप रहे थे। उसने अपने कांपते हाथों से उसकी चैन को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। विहान ने धीरे से पूछा, अब तो अपना नाम बता दो। वैदेही ने शर्माते हुए धीरे से कहा, वैदेही। विहान के पूरे शरीर
पर एक सिरन सी दौड़ गई। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रहा था। ये पहली नज़र का प्यार था या कुछ और, यह उसे भी नहीं पता था। लेकिन वो वैदेही के करीब आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो वैदेही को देख साफ समझ रहा था कि वो भी उसे पसंद करती है। विहान के गले की चैन थोड़ी लंबी थी, इसलिए उसने वो ऐसे ही निकालकर वैदेही के हाथ में रख दी। वैदेही हैरानी से विहान को देखने लगी। वो अब तक जो कोशिश कर रही थी वो बेवजह ही थी। विहान ने हंसते हुए नजर चुराई। ये हमारी दूसरी मुलाकात में लौटाने का बहाना है। विहान वहां से चला गया। वैदेही बस उसे वहां से जाते हुए देख रही थी। उसके होठों से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पुकारा, वैदेही। वैदेही अचानक से होश में आ गई और उसने खुद को ज्वेलरी शॉप में पाया। शिवम उसे आवाज लगा रहा था। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, हाँ। शिवम ने वैदेही के हाथ में वो नेकलेस देखा। वाह, ये कितना खूबसूरत है। क्या तुम्हें यह पसंद है? क्या तुम इसे ले रही हो? वैदेही ने वो नेकलेस वापस रख दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वैदेही और शिवम वहां से जाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विहान भी वहीं था और उन दोनों को देख रहा था। वैदेही वापस सबके साथ आकर बैठ गई और वो अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी। उसने खुद के लिए साड़ी ली थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहां से उठकर बाहर आ जाती है। वो कॉल उसकी बेकरी से आया था। सामने सुमित नाम के लड़के ने कहा, मैम कुछ ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपसे ही मिलना चाहते हैं। वैदेही ने कहा, उनसे कहो मैं 2 दिन तक फ्री नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना शिवम सर की सगाई है। उनसे कहो बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो 2 दिन बाद मीटिंग रख लेंगे। हम उन्हें अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। सुमित ने निराशा से कहा, मैम मैंने पहले ही ये सब कहा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहते हैं। आप 1 घंटे के लिए आ जाते तो अच्छा होता। हमें यूं क्लाइंट को नाराज करना अच्छा नहीं है। वैदेही ने एक आह भरी और शिवम की तरफ एक नजर डाली। शिवम अनका के साथ था। उसने सुमित को हाँ कर दी। वैदेही ने जाने से पहले रीमा को बताकर गई। उसने वहां से टैक्सी ली और बेकरी पहुंची और सुमित पर नाराज होते हुए कहा, सुमित तुम इतना भी हैंडल नहीं कर सकते तो आगे काम कैसे करोगे? सॉरी मैम, लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठे हैं और वो कंप्लेंट करने की भी बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। सुमित ने वैदेही को सारी बात बताई। वैदेही ने नाराजगी से पूछा, कौन है वो? सुमित ने पीछे की ओर इशारा किया। वैदेही जैसे ही मुड़ी उसने देखा, शॉप के एक कोने के टेबल पर बिहान बैठा हुआ था। उसे देख वो समझ गई कि बिहान उसे यहाँ परेशान करने आया था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वैदेही बिहान के पास जाकर खड़ी हो गई और गुस्से से कहा, ओ, तो ये तुम हो? जान सकती हूँ इस तरह यहाँ मेरी शॉप में तुम क्या कर रहे हो? बयान बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि वैदेही आकर उसके साथ कैसा बर्ताव करने वाली है। क्या तुम अपने सारे क्लाइंट के साथ ऐसे ही सवाल करती हो? वैदेही हल्का सा हंसी और उसकी खिल्ली उड़ाई। क्लाइंट और तुम? अच्छा, तो तुम्हें क्या चाहिए बोलो। 1 कप कॉफी। बयान ने अपना मोबाइल साइड में रखते हुए कहा। वैदेही खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे बयान उसके सब्र का इम्तहान ले रहा था। बयान ने कॉफी की एक घूंट गले से उतारी ही थी कि वैदेही ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा। मिस्टर बयान, आप आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं, 3 कप कॉफी पी लिए। अब तो आप बता ही सकते हैं ना कि आपको क्या चाहिए। वैदेही खुद के गुस्से को जबरदस्ती काबू कर रही थी। बयान ने मुंह से एक शब्द निकाला, मेनू कार्ड। वैदेही बयान को घूर कर देख रही थी। मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। तो आप मुझे मेनू कार्ड दीजिए। वैदेही ने सुमित को जोर से आवाज लगाई। सुमित। सुमित भागता हुआ वैदेही के आगे आकर खड़ा हो गया। वैदेही ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, सुमित, सर को मेनू कार्ड दे दो और साथ ही उसमें जो भी है वो सब सैंपल के तौर पर सामने रख दो। ये यहाँ के मेहमान हैं, इन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुमित वहां से चला गया। वैदेही वहीं खड़ी बयान को देख रही थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने देखा वो कॉल उसकी दोस्त गीता का था। वो वहां से उठकर जाने लगी कि तभी बिहान ने कहा, आपके यहाँ तहजीब नहीं है क्या? कोई क्लाइंट को ऐसे अकेले छोड़कर जाता है? ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप कॉल कैसे अटेंड कर सकती हैं? वैदेही ने मुस्कुराते हुए बिहान के सामने ही कॉल कट कर दी।
सुमित ने वैदेही के कहे मुताबिक बहुत सारी पेस्ट्रीज लाकर बियान के सामने रख दी। साथ ही मेनू कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। लीजिए मिस्टर बियान, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर सब कुछ है। आप नाम के साथ हर डिश को चखकर भी देख सकते हैं। बियान के सामने बहुत कुछ रखा था। अगर वो उनमें से एक एक चम्मच भी चखता तो भी वो सब खत्म नहीं कर पाता। लेकिन वो भी चालाक था। वैदेही के इस चाल में नहीं आया। उसने उनमें से दो चीजें चखी और कहा, मुझे ये सब पसंद है। मेरी बहन की सगाई में कम से कम 200 लोग आएंगे। मुझे कल शाम तक ये सारी चीजें चाहिए। सॉरी, नहीं हो सकता है। वैदेही को पता था कि बियान बस उसे परेशान करने आया था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। बियान ने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। तुम चाहो उतना चार्ज लगा सकती हो। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। जब मैं ये कर नहीं सकती तो मैं ये काम हाथ में नहीं लूंगी। आप जा सकते हैं। मीटिंग खत्म। वैदेही अपनी जगह से उठ गई। बिहान ने उसे रोकते हुए कहा, मैं इसका बिल 4 गुना दूंगा। वैदेही जाते हुए रुक गई। अच्छा, तो आप 4 गुना देंगे? तब तो सोचना होगा। बिहान हल्का सा हंसा। वैदेही पास में बैठ गई। लगता है आप अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी बहन के लिए हर हद पार कर सकता हूँ। तुम चाहो तो आजमा सकती हो। बियान ने अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए वैदेही को देखा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वैदेही आगे क्या कहेगी। वैदेही ने वहां पर रखे एक पेस्ट्री की एक बाइट ली। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों ना आज ये साबित भी करके दिखाएं। यकीन मानिए, अगर आपने साबित कर दिया तो मैं आपका ये ऑर्डर फ्री में कर दूंगी। वैदेही के दिमाग में क्या चल रहा था वो बयान समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब ये एक चैलेंज की तरह हो गया था और उसकी शुरुआत उसी ने की थी, तो वो पीछे नहीं हट सकता था। कहो, कैसे साबित करूं? वैदेही हल्का सा हंसी और बयान की तरफ देखा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपके सामने जो भी रखा है वो आपको बहुत पसंद आया ना। आपको बस इन सारी डिशेस को खाना होगा। यहाँ पर रखी सारी चीजें आपने खत्म की तो हमारी डील पक्की। बिहान अब वैदेही की बातों में फंस गया था। वो चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता था। ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। बिहान को गुस्सा आ रहा था। वो वैदेही से हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक प्लेट को अपनी तरफ खींचा और खाना शुरू किया। वैदेही वहां से उठ गई और वहां पर अपना काम करने लगी और बिहान वहीं पर बैठकर सारी डिशेस खाने लगा। 15 मिनट तक खाने के बाद वो आगे नहीं खा पा रहा था। वैदेही वहीं काम कर रही थी, लेकिन वो चुपके से बयान पर नजर गड़ाए थे। सुमित वैदेही के पास आकर फुसफुसाने लगा, मैम, आपने ये क्या कर दिया? ये अकेले इतना सब कैसे खा सकते हैं? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें रोकिए। ये फैसला उनका खुद का है। वो चाहे तो हार मानकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। तुम बस 200 लोगों के लिए ये सब कुछ बनाने के लिए तैयारी करो। सारा खर्चा मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल देना। इसका बिल मैं खुद भरूंगी। लेकिन मैम, ये तो घाटे का सौदा हुआ। सुमित को वैदेही का यह फैसला समझ में नहीं आ रहा था। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चीजें नफा नुकसान से ऊपर होती हैं। तुम नहीं समझोगे। वैदेही ने जैसा सोचा था वैसे ही बिहान ने आधे से ज्यादा चीजें खा ली थी, लेकिन अब वो उसके गले में अटक रही थी। वैदेही ने जल्दी से उसके सामने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल रख दी। इसे पी लो, गले में अटक कर मर गए तो तुम्हारी ही बहन की शादी रुक जाएगी और उसका दोस्त भी तुम मुझे ही दोगे। बिहान ने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली और अपना खाना चालू रखा। उसे खाते हुए खांसी आने लगी। ये देख वैदेही ने जल्दी से जाकर उसकी पीठ को सहलाया और थपथपाने लगी, जिससे बयान को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। बयान ने वैदेही से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वैदेही खुद में ही बड़बड़ाई, मैं तुम्हें हारने कैसे दे सकती हूँ? वैदेही की फुसफुसाहट बयान को अच्छे से सुनाई पड़ी। उसने हैरानी से वैदेही से पूछा, क्या मतलब? वैदेही ने रूखे स्वर में कहा, मतलब साफ है कि तुम अनका के भाई हो। अगर तुम्हारी तबीयत यहाँ खराब हुई तो मुझ पर एक और इल्जाम लग जाएगा। शर्त के मुताबिक तुम जीत गए। कल तक हम सारा ऑर्डर तैयार कर देंगे। बयान वैदेही से जीत तो गया था, लेकिन उसे उसकी खुशी नहीं हो रही थी और इस बात का गुस्सा उसे और भड़का रहा था। वैदेही वापस घर आ गई। उसके आते ही शिवम ने उसे गुस्से से देखा। वैदेही, तुम्हें मैंने आज घर पर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी ये बात भी नहीं मानी।
एक काम करना, कल भी रहने की जरूरत नहीं है, कल भी बेकरी चली जाना। शिवम को नाराज देख वैदेही हंस पड़ी। शिवम, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं तो आपकी ही सगाई की तैयारियां कर रही थी। अगर उसके लिए मुझे कहीं जाना पड़े तो वो भी ना जाऊं। आपका बस चले तो अपने सामने बिठा कर रखें। शिवम ने वैदेही को एक जगह बिठा दिया और लैपटॉप में कुछ दिखाने लगा। ये देखो, ये जगह कैसी है। सोच रहा हूँ अनिका को हनीमून के लिए यहीं लेकर जाऊं। जगह तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें एक बार अनिका से भी डिस्कस कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे कहीं और जाना हो। ठीक है, मुझे अब बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। वैदेही वहां से उठकर चली गई। अनिका एक जगह खड़े रहकर उन दोनों को ही देख रही थी। वो क्या बात कर रहे थे, ये उसने नहीं सुना, लेकिन उसे उन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनिका अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी वहां मालिनी जी आ जाती हैं और अनका को उदास देखकर उससे पूछती हैं, अनु, क्या बात है, उदास क्यों हो तुम? अनिका ने मालिनी जी को कुछ भी बताना सही नहीं लगा। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अनिका कुछ ना कहे, फिर भी मालिनी जी को कुछ अंदाजा हो गया था। अनु, क्या इसकी वजह वो वैदेही है? अनिका ने हैरानी से पूछा। मम्मी, आपको कैसे पता? मैं तेरी माँ हूँ, अपनी बेटी के दिल की बात नहीं समझोगी क्या? वैसे ये वैदेही है कौन, और यहाँ शिवम के घर में क्या कर रही है? और तो और उसकी पूरी फैमिली उसके गुण गा रही है। मालिनी ने सवालिया नजरों से अनिका को देखा। अनिका से अब रहा नहीं गया। उसने अब तक जो भी अपने मन में दबाया हुआ था, वो मालिनी जी के सामने कहना शुरू कर दिया। मम्मी, वो शिवम की बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार वैदेही की वजह से मेरी शिवम से लड़ाई भी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे ही उसके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि मैं शिवम को बहुत चाहती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। मैंने वैदेही को कहा है यहाँ से जाने के लिए, और वो मान भी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवम उसे जाने देगा। मालिनी ने नाराजगी से कहा, तो क्या वो जिंदगी भर यहीं रहेगी? देखो, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। शिवम ऐसे कब तक उसे अपने घर में रखेगा? समाज वाले उनकी दोस्ती के रिश्ते को गलत समझ लिए तो? अनिका टेंशन में एक जगह सर पकड़कर बैठ गई। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? शिवम चाहता है कि वैदेही यहाँ से जाएगी तो तभी, जब उसकी शादी होगी, उसकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा कब होगा, और मुझे उसे कब तक झेलना होगा। अनिका और मालिनी एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमरे के बाहर बिहान उनकी सारी बातें सुन रहा था। बिहान गहरी सोच में डूबा हुआ था। 5 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए। आज यहाँ मिलना किस्मत है या इत्तेफाक, पता नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया, उसे मैं कभी नहीं माफ कर सकता, लेकिन उन बातों को मैं भूल जाऊं। फिर भी अब जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो गलत हो रहा है। अगर तुम मेरी बहन के प्यार के बीच में आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं। अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सगाई की लगभग आधी तैयारी हो गई थी। कलावती अपने पास के रिश्तेदारों को फोन करके बुला रही थी। अनिका की तरफ से भी वो कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे थे। वैदेही वहां पर सजावट के लिए मदद कर रही थी। कौन सी जगह कहाँ रखनी है, शिवम ने भी अपने खास हॉस्पिटल मेंबर्स को इनवाइट किया। रात के 10 बज गए थे। सब लोग थककर सोने के लिए चले गए, लेकिन वैदेही बाहर लॉन में खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और वहां चल रही हल्की हल्की हवा को महसूस कर रही थी। उसने सुकून की कुछ ही सांसें ली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? वैदेही ने मुड़कर देखा तो वो बिहान था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने साफ शब्दों में अपनी बात रखी, मुझे कहीं भी रहने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। बिहान वैदेही के पास आकर खड़ा हो गया। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ से कब का निकाल देता। तुम्हें यहाँ देखना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। बिहान के शब्द वैदेही के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूती से आंसू रोकने से बचा कर रखा था। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो यहाँ रुके क्यों हो? चले क्यों नहीं जाते? मेरे चले जाने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारे चले जाने से बहुत कुछ बदल सकता है। तुम्हें अनिका के लिए जगह खाली करनी होगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती। बिहार ने साफ साफ वैदेही को वहां से जाने के लिए कह दिया। वैदेही ने एक आह भरते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अनिका को पहले ही कह दिया था
कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये मेरे और अनका के बीच की बात है। इसमें तुम ना पढ़ो तो ही सही होगा। जहाँ निकाह की बात है, वहाँ मैं बीच में जरूर रहूंगा। कल सगाई है, वो खत्म होते ही तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर निकल जाना। मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। बियान ने वैदेही से मुंह फेर लिया। वो खामोश खड़ा था। वैदेही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये मत समझना कि मैं ये तुम्हारी धमकी की वजह से कर रही हूँ। यह सिर्फ और सिर्फ शिवम के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ हो। बहुत पुराना याराना लगता है तुम्हारा। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और शिवम के बीच में? तुम दोनों सच में अच्छे दोस्त हो या सबके सामने दोस्ती का नाटक कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी धोखे का शिकार हो। बिहान का इस तरह से बोलना वैदेही को अंदर तक चीर गया, जैसे तेज धार वाला चाकू उसके सीने में उतार दिया हो। वैदेही ने नाराजगी जताई। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है ना? तुम्हारे बर्ताव से मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम आज भी मुझसे नफरत करते हो। लेकिन मैं उसके लिए तुम्हें दोस्त नहीं दूंगी। तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, उस पर विश्वास किया और मुझ पर, अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैं तब भी गलत नहीं थी और आज भी गलत नहीं हूँ। शिवम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस तरह हमारी दोस्ती पर कीचड़ उड़ाकर हमारी दोस्ती को खराब मत करो। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो शौक से करो, लेकिन शिवम को इन सब से दूर रखो। उसे तो कुछ पता भी नहीं है। वो अनिका से प्यार करता है, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अपनी नफरत और गुस्से की आग में अपनी बहन को दूर रखो। आगे तुम खुद समझदार हो, बाद में मुझे दोस्त मत देना। वैदेही अपनी आंखों में आंसू भरे वहां से अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने जो अब तक खुद को रोक रखा था, वो अकेले में खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। वो इतने अंदर तक घायल महसूस कर रही थी कि उसके हर जख्म में दर्द की आह की आवाज निकल रही थी। क्यों बिहान, क्यों? क्यों तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम्हारी ये नफरत देखने से अच्छा तो मैं पहले ही मर जाती। तुम्हारी ये तीर से घायल कर देने वाले शब्द सहन नहीं होते मुझसे। कैसे समझाऊं कि मेरी कोई गलती नहीं थी? मैंने तो हमेशा से तुमसे प्यार ही किया, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हारे इस तरह के कठोर शब्दों को सुनने से अच्छा मर जाना आसान था। बसंत बिल्ला पूरा सजा हुआ था। सगाई शाम को होने वाली थी, इसलिए बदई बची सारी तैयारियां कर रही थी। सब अनिका को तैयार करने के लिए खास ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया गया था। कलावती ने बदई को देखा तो उस पर नाराज हुई। बदई, ये सब क्या है? तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। बदई थकी हुई थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस हो ही गया, मैं अभी जा रही थी। सब लोग तैयार हो गए थे। धीरे धीरे मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अनका भी तैयार होकर शिवम के साथ खड़ी थी। शिवम ने रीमा से पूछा, बुआ, वैदेही कहाँ है? अरे वो अभी तैयार होने गई है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। रीमा वहां से वैदेही के कमरे की तरफ बढ़ गई। वैदेही तैयार हो गई थी। वो जैसे ही कमरे के बाहर निकली, उसका सामना विहान से हो जाता है। विहान वैदेही को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर मैरून कलर का बॉर्डर बना हुआ था। उसका गला हमेशा की तरह खाली था, लेकिन कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे। आंखों में गहरा काजल था और नाक में नोज रिंग पहनी हुई थी। उसके गुलाबी होंठ विहान को उसकी ओर आकर्षित कर रहे थे। विहान सब कुछ भूल गया। वो मन ही मन वैदेही को देख खुश हो रहा था। आज ये कितनी खूबसूरत लग रही है। पता नहीं क्यों चाह कर भी मैं उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। विहान ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। क्या कर रहा है विहान? मत भूल कि वो वैदेही है, जिसने तुम्हें धोखा दिया था। तुम उसे इस तरह से कैसे देख सकते हो? अपने दिल पर काबू रखो। वैदेही आगे बढ़ी। वो बियान को इग्नोर कर वहां से जाने लगी। तभी बियान ने उसे रोकते हुए कहा, आई हो कि तुम आज यहाँ से जा रही हो। वैदेही ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसने बियान के सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से नीचे चली गई। वो सीधे शिवम और अनिका के पास जाकर खड़ी हो गई। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। अनका को वैदेही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी शिवम की खातिर वो उससे अच्छे से बात करती थी। उसने हंसते हुए कहा, वैदेही, सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। चलो बताओ, हमारा गिफ्ट कहाँ है? वैदेही अपने सर में खुजलाने लगी। वो तो लाई ही नहीं। आई एम सॉरी। शिवम ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है।
तुम यहाँ हमारे साथ खुशी में शामिल हुई हो, वही बड़ी बात है। अनका ने शिवम की बात को काटते हुए, बधाइयाँ। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तो गिफ्ट भी चाहिए। वो तो मैं नहीं छोड़ने वाली, वैदेही ने हंसते हुए कहा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी ये कंगन बहुत पसंद है, क्या ये मैं ले सकती हूँ। अनका ने जानबूझकर वैदेही से वो कंगन मांगे, क्योंकि उसने एक बार वैदेही को कहते सुना था कि वो कंगन उसके लिए बहुत खास है। अनका की मांग सुनकर शिवम को अच्छा नहीं लगा। अनका, ये क्या बोल रही हो तुम वैदेही के पहने हुए कंगन मांग रही हो। तुम्हें अगर ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बनवा दूंगा। अनका ने मासूमियत से कहा, लेकिन मुझे यही पसंद है ना। वैदेही चाहे तो मैं इसके लिए ऐसे नए कंगन बनवा दूंगी। ये मुझे पसंद है इसलिए मांगे। भला इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये देना नहीं चाहती। वैदेही समझ गई थी कि अनका जानबूझकर ये कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनका ये बहुत पुराने हैं और आउट ऑफ फैशन है। ये तुम्हारी खूबसूरती पर नहीं जचेंगे। मैंने ये इसलिए पहने क्योंकि ये मेरे माँ के कंगन है। ये एक ही चीज है उनकी जो मेरे पास है। तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, लेकिन मेरे पास माँ के नाम पर बस यही कंगन है। आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम कहो तो जान भी दे दूं। बहदेई ने कंगन देने से जब मना कर दिया तो अनका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब लोगों की नज़र अनका पर ही थी और वो शिवम को नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने माफ़ी मांगना बेहतर समझा। आई एम सॉरी बहदेई, मुझे पता नहीं था कि इस कंगन के साथ तुम्हारे इमोशन जुड़े हुए हैं, वरना मैं ये तुमसे कभी नहीं मांगती। बहदेई की पलकें भीगी हुई थी, लेकिन उसने अपने होठों से मुस्कान को जाने नहीं दिया था। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आज खुशी का मौका है, चलो यहाँ पर बैठ जाओ। वैदेही अपनी भीगी पलकों को लेकर वहां से मुड़ी कि उसकी नजर सामने खड़े बिहान पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। उसने उससे नजर चुराई और एक जगह जाकर खड़ी हो गई। कलावती ने अनका के सर पर शगुन की चुनरी उड़ाई। अनका और शिवम ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म को पूरा किया। सबने तालियां बजाकर उन्हें बधाइयां दी और बहुत सारे तोहफे भी दिए। सब लोग बहुत खुश थे। सगाई हो गई थी, इस बात की खुशी बदेई को थी, लेकिन उसे इस बात का टेंशन भी था कि वो घर छोड़ने की बात शिवम से कैसे कहे। उसके साथ कलावती और रीमा भी थी, जिन्हें उसे समझाना था। ये वो लोग थे जिन्होंने एक टूटी हुई वैदेही को, जो जिंदगी से हार चुकी थी, उसे अपनाया और अपनी बेटी की तरह रखा। उस पर विश्वास किया, प्यार किया। अब यूं अचानक से उन्हें छोड़कर जाना वैदेही के लिए आसान नहीं था। उसके पास परिवार के नाम पर बस वही थे, लेकिन शिवम ने उसकी जान बचाई थी और वो उसकी कर्जदार थी। वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, और उसकी खुशी अनका में थी, और अनका की खुशी उसके घर छोड़कर वहां से जाने में। उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ रहा था। सगाई खत्म हो गई थी, सारे मेहमान वहां से जा चुके थे। अनका का परिवार और शिवम का परिवार हॉल में बातें कर रहे थे। तभी शिवम की नजर वैदेही पर गई, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके हाथ में एक सूटकेस था। वो नीचे आई और अपने हाथ से सूटकेस नीचे रख दिया। शिवम तुरंत वैदेही के पास आ गया। वैदेही, ये सब क्या है। तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं जा रही हो। वैदेही शिवम को खामोशी से देख रही थी। यह देख शिवम को बहुत अजीब लगा। वैदेही, कुछ तो बोलो, यह सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो। वैदेही ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वो शिवम, बात यह है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। मुंबई? यह अचानक से मुंबई का प्लान कैसे बन गया, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तुम अकेली जा रही हो। वैदेही के यूं अचानक से मुंबई जाने की बात से शिवम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। कलावती को भी इस बारे में पता नहीं था। वो भी वैदेही को सवाल करने लगी, वैदेही, ऐसे अचानक मुंबई क्यों जा रही हो। हमें कौन बताएगा। इस तरह से अकेले जाने के लिए तुम तैयार कैसे हो गई। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वैदेही ने बिहान को एक नज़र देखा और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, यह सब कुछ बिहान की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से मुझे यूं अचानक जाना पड़ रहा है। पता नहीं अब इन्हें कैसे मनाऊंगी मैं। वैदेही ने रीमा की तरफ देखा और इशारा किया। रीमा सबके सामने आई। वो शिवम, वैदेही ने मुझे बताया था, वो मुंबई में हमारा ब्रांच खोलना चाहती है ना, इसलिए उसे जाना पड़ रहा है। उसके लिए उसे वहाँ कुछ दिन रहना भी पड़ेगा।
शिवम रीमा पर नाराज हो। बुआ, आपने और वैदेही ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और मुंबई की ब्रांच के बारे में आपने हमें कुछ क्यों नहीं कहा? और यूं अचानक जाने का क्या मतलब हुआ? कम से कम हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो, लेकिन तुम अकेले क्यों जा रही हो? बुआ, आप क्यों नहीं जा रही इसके साथ? वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम को कैसे समझाए। शिवम, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। नहीं जा सकती? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें अकेले जाने से क्यों रोक रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। एक काम करो, 5 मिनट रुको, मैं खुद तुम्हें छोड़ने आऊँगा। ठीक है? शिवम वैदेही के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये देख वैदेही ने उसे रोका। शिवम, प्लीज ऐसे बिहेव मत करिए, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। वैदेही ने सबकी तरफ देखा। अनिका और उसके मम्मी पापा उन्हें ही देख रहे थे। शिवम, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वैदेही शिवम को अकेले में ले गई। विहान यह देख उसे अजीब लगा। वो उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे चला गया और उनकी बातें छुपकर सुनने लगा। वैदेही ने शिवम को एक जगह बिठा दिया और उसे पीने के लिए पानी दिया। शिवम, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं बस कुछ दिन के लिए मुंबई जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। बस कुछ दिन की ही तो बात है। शिवम ने वैदेही का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन अकेले नहीं। और ये मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से भी बोल रहा हूँ। पता नहीं कब तुम्हें। शिवम कहते हुए चुप हो गया। वैदेही हंसने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे खास दोस्त को परेशानी हो जाए। वो पुरानी बात थी। मैंने जो पहले किया वो मैं फिर से नहीं करूंगी। अब मेरे पास आप हैं, आंटी हैं, बुआ भी हैं। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये तो बस कुछ दिन की मुंबई की ट्रिप है। आपके और अनका की शादी तक आ जाऊंगी। अब आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? शिवम खामोश था। उसे डर था कि वैदेही ने जैसे पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, वैसे वो वापस ना कर बैठे। उसने 5 सालों तक वैदेही को कहीं जाने नहीं दिया था, और हर वो कोशिश की थी जिससे वो खुश रह सके और जीने की नई उम्मीद मिल सके। लेकिन वो एक डॉक्टर था, इसलिए वो जानता था कि अगर इंसान अंदर से टूटा हो तो वो कभी आसानी से उभर नहीं सकता है। इसलिए वो वैदेही को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो एक दोस्त और डॉक्टर की हैसियत से उसे सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन बहुत मनाने के बाद वो मान गया। बयान उन दोनों की बातें सुन रहा था। ओह, तो ये वापस आएगी? ये बस मेरे सामने जाने का नाटक कर रही है। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो इतनी आसानी से शिवम को छोड़ने नहीं वाली। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अनिका अपनी जिंदगी खुशी से जिए, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। अब मैं तय करूँगा वैदेही कि तुम कहाँ जाओगी और कैसे रहोगी। वैदेही ने शिवम को मना लिया था। वो दोनों बात करके वापस सबके बीच में आ गए। वैदेही ने रीमा और कलावती को गले से लगाया और जाने के लिए तैयार थी कि तभी बयान सबके सामने आ जाता है। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे कुछ कहना है। बयान ने वैदेही की तरफ एक नज़र डाली और कहने लगा, मिस वैदेही, क्या आपके पास मेरी बात सुनने के लिए 2 मिनट हैं? वैदेही हैरानी से बयान को देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो करना क्या चाहता है। बयान ने कहा, मम डैड, बात यह है कि हमारे कुलगुरु जी से मेरी बात हुई। उन्होंने शिवम और अनिका की शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकाला है। आज से 15 दिन बाद। शिवम, अनिका, क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? शिवम ने अनिका की तरफ देखा और दोनों ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन बाद का मुहूर्त है, लेकिन इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? वियान ने शांत भाव से कहा, उसकी चिंता आप मत करिए, वो सब मैं देख लूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कलावती ने हैरानी से पूछा, कैसी रिक्वेस्ट? वो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अनिका की विदाई उसी के घर से हो। तो क्या हम शादी जबलपुर में कर सकते हैं? विहान का प्रस्ताव सुन कलावती ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। शादी कहीं भी हो, अनिका को आना तो हमारे घर में ही है। विहान ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच मम डैड। और आप सब अपनी पैकिंग जल्दी से कर लीजिए, हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। विहान की बात सुन वैदेही कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों रखवा दी थी। उसने खुश होते हुए शिवम और अनिका को बधाई दी। तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। एक काम करना अनिका, मुझे अपना एड्रेस दे देना, मैं शादी के वक्त वहां पर आ जाऊंगी।
विहान ने वैदेही को रोकते हुए कहा, मिस वैदेही, आप कहाँ जा रही हैं? 15 दिन में आपके खास दोस्त की शादी है। आपको तो उनके साथ रहना चाहिए और आप हैं कि मुंबई जाने की जिद पकड़ कर बैठी हैं। विहान कुछ चाहता था कि वैदेही वहां से चली जाए, लेकिन अब वो अचानक से वैदेही को रोक रहा था। वो हैरानी से उसे देख रही थी। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। वो खुद ही तो चाहता था, वरना मैं अपनी फैमिली को छोड़कर क्यों जाती? शिवम ने विहान का साथ देते हुए कहा, विहान सही कह रहा है। कुछ दिन के लिए तो मुंबई का प्लान पोस्टपोन नहीं कर सकती। मेरी शादी है यार, तुम नहीं रहोगी तो मुझे बुरा लगेगा। अनका, तुम कुछ कहो ना। अनका ने ना चाहते हुए भी वैदेही को मनाने की कोशिश की। वैदेही प्लीज मान भी जाओ, अब हमारा दिल मत तोड़ो। शिवम और मैं सच में चाहते हैं कि तुम हमारी शादी अटेंड करो। तुम दोस्त हो ना हमारी। तुम्हारा काम मायने रखता है या हम? हाँ तुम लोग। लेकिन वैदेही आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले विहान बीच में बोल पड़ा। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, आप भी हमारे साथ चल रही हैं। आपने अपनी पैकिंग तो कर ही ली है, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि आप वापस नहीं आने वाली। वैदेही ने पूछा, क्या मतलब? विहान की बात सुन शिवम भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। विहान ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है कि शादी है, वहां से जल्दी थोड़ी फुर्सत मिलेगी। तुम दोनों जल्दी जाओ और अपनी पैकिंग करो, हमें कल सुबह निकलना है। अनिका खुश हो गई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शिवम भी खुश हो गया कि वैदेही उसकी शादी में रहने वाली थी। वो भी अपने कमरे में चला गया। जब सब लोग वहां से चले गए तब वैदेही ने विहान को गुस्से से घूर कर देखा। मिस्टर विहान, मुझे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ आएंगे? वैदेही और विहान अकेले में खड़े थे। रात हो चुकी थी। बंसल विला की सजावट से वहां हर जगह रोशनी थी। वैदेही ने विहान को गुस्से में देखा। मिस्टर बियान, क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्या है? तुमने 10 दिन में शादी रख ली और उसके लिए मुझे रोक भी लिया। तुम खुद चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊं, और मैं वैसे ही कर रही थी। मैंने कितनी मुश्किल से शिवम और सबको मनाया था। बियान खामोश होकर वैदेही को सुन रहा था। उसने वैदेही का चुप होने का इंतजार किया। उसके चुप होते ही उसने कहा, तुम्हारा बोलना खत्म हो तब तो मैं कुछ बोलूं। अब सुनो, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। वैदेही ने बियान को घूर कर देखा। क्या कहा? हृदय? व्हाट? बियान ने हंसते हुए कहा, हृदय परिवर्तन मतलब मुझे दिल से एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहकर गलत किया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ और अनका और शिवम की शादी अटेंड करो। वैदेही ने हंसी उड़ाते हुए कहा, बहुत अच्छे। और ये अचानक से हृदय परिवर्तन होने का कारण? क्योंकि तुम्हें तो मेरा चेहरा देखना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, और अब अचानक से इतना बड़ा एहसान। यह बात कुछ गले से नहीं उतर रही है। हाँ, तुम इसे एक एहसान समझ सकती हो, और इस एहसान को चुकाने का मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा। विहान के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। वैदेही ने पूछा, कैसा एहसान? वो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। विहान वहां से चला जाता है। वैदेही विहान की बातों से थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विहान को समझती थी कि वो जो बोल रहा था उसका कहने का मतलब कुछ और ही था। इतनी आसानी से विहान उसे छोड़ने नहीं वाला था। अगले दिन सब लोग तैयार हो गए और जाने के लिए बाहर खड़े थे। अनिका शिवम के पास जाकर खड़ी हो गई। शिवम, मैं तुम्हारे साथ कार में आऊंगी। वैदेही, तुम मेरे भाई के साथ कार में बैठ जाओ। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे कोई एतराज नहीं है। शिवम, आप लोग आगे जाओ, हम पीछे आते हैं। शिवम सबको लेकर आगे चला गया, लेकिन विहान वहीं खड़ा था, क्योंकि वैदेही उसके साथ कार में जाने वाली थी। वैदेही ने अपना सूटकेस लिया और बिहान की तरफ बढ़ी। उसे आता देख बिहान ने कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वैदेही कार में नहीं बैठी और वहां से आगे बढ़ गई। बिहान ने चिल्लाते हुए पूछा, अब यह कौन सा नाटक है? वैदेही रुक गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। मुझसे कार में इतने दूर नहीं जाया जाएगा। तो तुम जाओ, मैं ट्रेन से आ जाऊंगी। वैदेही वहां से जाने लगी। यह देख बिहान उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। अपना ये ड्रामा बंद करो, सीधे सीधे मेरे साथ चलो, वरना। बिहान की बात काटते हुए वैदेही ने कहा, वरना क्या? ये क्या कर रहा है बिहान? वो कोई बच्ची नहीं है जो तुम उसे धमका कर लेके जा सकते हो। इसे लेकर जाने के लिए कुछ तो करना होगा। वैदेही ने शक नजरों से बिहान को देख रही थी। तुमने कुछ कहा नहीं, वरना क्या कर लोगे तुम? वरना मैं शिवम को बता दूंगा हम दोनों के बारे में।
उसके बाद वो सब बता दूंगा जो भी तुमने मेरे साथ किया। उसे भी पता होना चाहिए कि तुमने असल में किया क्या था, कैसे तुमने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया था। बियान ने बहदेई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बहदेई समझ गई थी कि बियान के आगे डरने से वो उसे और ज्यादा डराएगा, इसलिए उसने बेझिझक होकर कहा, बोल दो, तुम्हें जो चाहे तुम बोल सकते हो, जिसे चाहे बोल सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात शिवम की बात, तो वो तो तुम्हारी तरह नहीं है। वो मुझे अपना सच्चा दोस्त मानता है और दोस्ती की अहमियत को समझता भी है। वो मुझ पर विश्वास करता है। तुम उसे कुछ भी कह दो, वो बिना पूरी बात जाने मुझ पर कभी इल्जाम नहीं लगाएगा। लेकिन एक मिनट, तुम मुझे ऐसी धमकी क्यों दे रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ कार में नहीं बैठ रही हूँ? यकीन नहीं होता। एक बात बताओ, तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हो? तुम तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, यही कहा था ना तुमने? तो फिर अब वो एटीट्यूड कहाँ गया? या फिर दाल में कुछ काला है? मियान ने बहदई का शक दूर करते हुए कहा, दाल में कुछ काला नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रास्ता लंबा है और मैं तुम्हें ट्रेन में अकेले जाने नहीं दे सकता। शिवम ने मुझसे पूछा तो मैं उसे क्या कहूँगा? उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उससे जो भी कहना है वो मैं कह दूंगी। तुम अपनी इस महंगी कार में एंजॉय करते हुए जाओ। मुझे लेट हो रहा है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ओके फाइन, जाओ। तो फिर मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। विहान कार में बैठकर आगे चला गया और वैदेही ने स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले ली। वैदेही ने स्टेशन जाने के बाद अपनी टिकट ले ली। ट्रेन बिल्कुल वक्त पर थी। वो अंदर जाकर बैठ गई और ट्रेन जाने का इंतजार करने लगी। ट्रेन शुरू हो गई और जाने के लिए तैयार थी। तभी कुछ मवाली लोग उस डिब्बे में चढ़ गए। ये वैदेही का खराब दिन था या किस्मत, पता नहीं, लेकिन वो लोग वैदेही के पास आकर बैठ गए। वैदेही बहुत घबरा गई थी उन लोगों के बीच। वो अकेली महसूस कर रही थी। तभी उनमें से एक आदमी ने वैदेही से पूछा, हेलो मैडम जी, टाइम क्या हुआ है? वैदेही को समझ आ गया था कि वो सब मवाली लोग हैं और उनसे उलझना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी सीट बदलने के बारे में सोचा। वो उठकर वहां से जाने लगी कि तभी दूसरे आदमी ने उसे रोक लिया। क्या हुआ? जगह कम पड़ गई? तुम चाहो तो यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। देखिए प्लीज, आप बदतमीजी मत करिए। मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। आप रास्ता छोड़िए मेरा। वैदेही के बोलने के बाद भी वो आदमी रास्ता नहीं छोड़ रहा था। वैदेही बहुत डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। वैदेही ट्रेन में तीन चार मवालियों के बीच फंसी हुई थी। वहां पर दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी बीच में पड़ना नहीं चाहता था। वैदेही बहुत डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक आवाज आती है, जान मैं आ गया। वैदेही की नजर उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ी। उन मवाली की भीड़ को चीरता हुआ बीच से निकलता हुआ एक शख्स वहां आकर खड़ा हो गया। वैदेही उसे देख बहुत खुश थी। वो बियान था। वैदेही ने उसे देख चैन की सांस ली। बियान वैदेही के पास आकर खड़ा हो गया। जान तुम खड़ी क्यों हो? चलो आ जाओ, बैठ जाओ। वैदेही ने हाँ में सिर हिलाया और वापस बैठ गई। बियान भी वैदेही के कंधे पर हाथ रख उसके पास जाकर बैठ गया। उन बुरे लोगों ने जब देखा कि वैदेही के साथ कोई है, तो उन लोगों ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। उन लोगों के जाने के बाद वैदेही ने सुकून की सांस ली। उसकी नजर अपने कंधे पर रखे बियान के हाथ पर गई। उसने बियान को एक नजर देखा। वो दोनों तुरंत एक फुट अलग होकर बैठ गए। वैदेही ने हिचकिचाते हुए सवाल किया, तुम यहाँ कैसे? बियान ने अटकते हुए कहा, सोचना भी मत कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे बहुत वक्त हो गया ट्रेन में सफर किए हुए, बस इसलिए आ गया। ओह अच्छा। वैदेही ने देखा उसके सामने की खिड़की वाली सीट खाली थी। वो अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। वो बिहान को वहां देख खुश थी, लेकिन वो उसे यह दिखाना नहीं चाहती थी। बिहान को देख उसका डर अपने आप ही गायब हो गया था और वो अब चैन से सफर कर सकती थी। बिहान ठीक उसके सामने बैठा था। वो वैदेही से नजरें चुराए अपने मोबाइल में देख रहा था, लेकिन उसकी तिरछी नजरें सिर्फ वैदेही को देख रही थी। बाहर की तेज हवा से वैदेही वहीं पर बैठे बैठे सो गई, जिससे बिहान को उसे जी भरकर देखने का मौका मिल गया। वैदेही, तुम मेरा पहला प्यार हो। काश आज भी हम साथ होते, तो इस वक्त तुम मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे पास बैठी होती। इतने सालों मैंने तुमसे सिर्फ नफरत की है,
सोचा था जब भी तुमसे मुलाकात होगी मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। लेकिन आज बस मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं हो रही है। तुम्हें पहले की तरह छूने का मन कर रहा है। काश तुम भी मुझसे इतना ही प्यार कर पाती। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुमसे दूर रहने के लिए मुझे तुमसे ही लड़ना पसंद नहीं है। तुम्हें बस बाहों में लेकर प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं हकीकत को याद करता हूँ तो दिल टूट जाता है। मेरे साथ का धोखा मैं भूल भी जाऊं तो भी अब बात मेरी बहन की है और तुम्हें उसकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। उन्हें साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ जो भी करना पड़े मैं करूँगा। ध्यान ने देखा वैदेही की पलकें हिल रही हैं। वो नींद से जाग रही थी। बिहान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वैदेही ने जैसे ही आंखें खोली उसने बिहान को अपने सामने पाया। वैदेही बिहान को अपने सामने देख बस जी भरकर देख रही थी कि तभी वहां चाय वाला आकर खड़ा हो गया। भाभी जी, चाय लीजिएगा। वैदेही ने हाँ में सिर हिलाया। उस चाय वाले ने बिहान को देख पूछा, भाभी जी, भैया के लिए चाय दे दूं? वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, ना वो तुम्हारे भैया हैं और ना मैं तुम्हारी भाभी। कोई जरूरत नहीं है। इस चाय के पैसे लो और जाओ यहाँ से। चाय वाला थोड़ा मजाकिया इंसान था। उसने हंसते हुए कहा, भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। एक बार भैया जी से पूछ तो लीजिए। उसमें पूछना है क्या, वो चाय नहीं पीते, उन्हें कॉफी पसंद है। वैदेही ने बिहान की तरफ देखते हुए कहा, जो अब तक सो रहा था। बिहान ने जैसे ही सोने का नाटक किया था वैसे ही जागने का भी नाटक किया। उसने ऐसा दिखाया कि उसे पता ही नहीं है कि वहां पर क्या बात हो रही है। उसने चाय वाले की तरफ एक नजर डाली। एक्सक्यूज मी, आपके पास कॉफी होगी? चाय वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ है ना। भाभी जी ने सही कहा था, आपको कॉफी पसंद है। उन्हें आपकी पसंद अच्छे से पता है। वैदेही ने चाय वाले पर गुस्सा होकर कहा, कितनी बार कहूँ मुझे भाभी जी मत बुलाओ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। माफ करना, मुझे पता नहीं था। लेकिन आप दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले की बनाई हुई है। आप इतनी खूबसूरत हैं और भैया जी इतने हैंडसम हैं। आप दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। चाय वाले की बात सुन वैदेही गुस्सा होने लगी। क्या आप सबसे ऐसे ही बकवास करते फिरते हैं? प्लीज जाइए और अपना काम कीजिए। चाय वाला वहां से चला जाता है। वैदेही बयान को देख रही थी। वो हंस रहा था। उसे हंसता देख वैदेही ने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बयान ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि उसने तुम्हें खूबसूरत कहा। तुम इस बात पर हंस कैसे सकते हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मत भूलो, इसी चेहरे के पीछे तुम पागलों की तरह पीछे पड़े थे। वैदेही ने बातों बातों में अतीत की बात छेड़ दी थी जिससे बयान का ईगो हर्ट हो गया। बयान ने वैदेही की बात को काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे पागल था या तुम मेरे पीछे पागल थी? ये तो सभी जानते थे। कैसे तुम मेरे पीछे घूमती थी? बयान अपनी जगह से उठकर वैदेही के पास आकर बहस करने लगा। अब छोड़ो भी। अब तुम्हें खुद के लिए गलतफहमी है तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। तुम कभी ध्यान से आईना ही नहीं देखते होगे। वैदेही ने बयान का मजाक उड़ाकर उसे चिढ़ा रही थी। बयान सचमुच चिढ़ गया था। उसने वैदेही का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें है। बयान को एहसास ही नहीं हुआ कि वो बहस करते हुए वैदेही के बहुत करीब आ गया था और उसने वैदेही का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की खुशबू महसूस कर रहे थे। दोनों की आंखें ऐसे टकराईं कि अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। सब कुछ धुंधला सा हो गया था। उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज से वो दोनों होश में आ गए। टिकट टिकट, चलिए मैडम जी, टिकट दिखाइए। टीसी को सामने देखकर बयान ने तुरंत वैदेही का हाथ छोड़ दिया और उससे अलग हो गया। वैदेही के हाथ कांप रहे थे और उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। उसने अपने पर्स से टिकट निकालकर टीसी को दिखा दी। टीसी ने जब बयान से टिकट मांगा तो वो उसका मुंह ताक रहा था। जब उसने टिकट नहीं दिया तो टीसी ने कहा, आपके पास टिकट है या नहीं? अगर नहीं है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। वैदेही ने बियान को हैरानी से देखा। तुमने टिकट क्यों नहीं निकाली? अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था कि ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लगती है। बियान ने वैदेही को घूर कर देखा। मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है? ऑफ कोर्स मुझे पता है। वो बस ट्रेन पकड़ने की जल्दी में मैं भूल गया। टीसी ने बियान की बात सुनी और शांत भाव से कहा, माफ करिए, लेकिन आपको इसका जुर्माना भरना होगा। लेकिन आप चाहें तो मैं आपको टिकट बनाकर दे सकता हूँ।
बयान ने अपनी जेब से कार्ड निकाल कर दे दिया। लीजिए, आपको जुर्माना और टिकट के लिए इसमें से काट लीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, यहाँ पर कार्ड नहीं चलता, आपको कैश पेमेंट करना होगा। टीसी ने कार्ड लौटा दिया। बिहान ने अकड़ते हुए कहा, मेरे पास कैश नहीं है, अगर आपको चाहिए हो तो यही है। बहदेई ने बिहान की अकड़ देख गुस्सा आ रहा था, लेकिन टीसी का यूं वहां होना बहदेई को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर टीसी को दे दिए। बहदेई को पैसे देता देख बिहान को अच्छा नहीं लगा। तुम क्यों पैसे दे रही हो? जरूरत नहीं है। मिस्टर टीसी, इन्हें पैसे वापस कर दीजिए। टीसी ने हंसते हुए कहा, क्या हो गया? जो भाभी जी ने पैसे दे दिए तो? आपकी पत्नी है, वो इतना तो कर ही सकती हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर यह जुर्माना नहीं भरती तो मुझे मजबूरन आपको अगले स्टेशन पर उतारना पड़ता। मुझे सच में बुरा लगता। भाभी जी, जरा समझाइए अपने हस्बैंड को। टीसी ने रसीद फाड़कर बयान के हाथ में दे दी। बैदेई ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए आप गलत। बैदेई बोलने ही जा रही थी कि तभी बयान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। जान तुम भी ना, जाने भी दो। अब इतना भी क्या गुस्सा करना। मैंने देख लिया कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। टीसी हंसने लगा और वहां से चला गया। उसके जाते ही बैदेई ने बयान का हाथ झटक दिया और उससे दूर हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।